अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से, आज़ादी मार्च के हवाले से कि तैयारियां मौलाना फजल रहमान की तरफ से तो भरपूर चल रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना ने। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी जब पेशी थी उनकी, तो कोर्ट के अहाते में सहाफ़ियों ने उनसे भी सवाल किया। तो आसिफ अली जरदारी ने उन्होंने कहा कि हिमायत तो करते हैं, लेकिन एक सवाल उनसे हुआ था कि मौलाना के धरने के पीछे क्या कोई कुव्वत है। तो जरदारी साहब का जवाब ये था कि हम इसका भी जायज़ा लेंगे। हिमायत करते हैं लेकिन इसका ज़रूर जायज़ा लेंगे कि कोई कुव्वत तो मौलाना फजल रहमान के धरने के पीछे नहीं है, जिस तरह इमरान खान के धरने के हवाले से बातें होती रही हैं। तो एक दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान ने जो इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पूरा मुल्क हम मैदान जंग होगा और हमारा जो पहला पड़ाव है इस्लामाबाद में होगा। अगर हुकूमत गिर जाती है हमारे धरने से, ये हुक्मरान अवाम का सैलाब आएगा, हुक्मरान जो है तिनके की तरह उस सैलाब में बह जाएंगे। अगर हुकूमत गिर जाती है और दोबारा इमरान खान को अगर लाते हैं, वही कुव्वतें लाती हैं जिन्होंने इमरान खान को अभी लाया है, तो अगर दोबारा भी धांधली करके इमरान खान को लाया गया तो हम दोबारा भी धरना देंगे। मौलाना फजल रहमान के इस बयान और आसिफ अली जरदारी के इस बयान का भी जायज़ा लेंगे और ओवरऑल मजमूई तौर पर इस धरने के हवाले से बात करेंगे। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद है। खत्री साहब हमारे चैनल के पसंदीदा तजिया नगार हैं, मेरे तो पसंदीदा हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं चैनल के वो भी अप्रिशिएट करते हैं खत्री साहब के तजिए को। एक तवाज़ुन होता है आपके तजिए में, इसलिए लोगों की राय ज़्यादातर यही आती है। तो खत्री साहब किस तरह देख रहे हैं जरदारी साहब के बयान को, मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्या? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। असल में ये जब मौलाना ने धरना अनाउंस किया है तो इसमें हमें दो चार चीज़ों का जो है वो मिलाकर जायज़ा लेना होगा। एक तो ये है कि अपोजिशन में जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी ख्वाहिश भी थी, उनकी कोशिश भी थी कि किसी सूरत अक्टूबर गुजार कर नवंबर में जाया जाए और उसमें भी 11-12 जो नवंबर को 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी आ रही है तो उसके बाद किया जाए। लेकिन मौलाना ने, आपको भी याद होगा क्योंकि आप तो मुसलसल मौलाना को कवर करते रहें और आप भी, मुझे याद है कि आपकी भी ये राय थी कि मौलाना का ये धरना जो है वो अक्टूबर तो क्या नवंबर भी नहीं आने वाले साल में होगा। लेकिन अचानक और हैरान कुन तौर पर उन्होंने जो है वो 27 अक्टूबर अनाउंस कर दी। अब यहाँ जो मार्केट में साजिशी थ्योरीज जो चल रही हैं, मैं इसको साजिशी थ्योरीज इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं बात करने में मुझे थोड़ी आसानी हो। उसमें ऐसा होता है कि वो थोड़ी हम शरारत करते हुए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम इस बहाने से अपने नाजरीन को दे देते हैं। 29 नवंबर को आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो वज़ीर आज़म ने की है वो शुरू होगी। 28 को उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। ज़ाहिर बात है कि 8 से 9 जो जर्नल हैं उनको या रिज़ाइन करना पड़ेगा या उनकी वो ख़त्म हो जाएगी पोजीशन, क्योंकि वो अपने ओहदे पर रहेंगे और अगर वो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है उनका जो प्रमोशन है वो आगे आना है। एक तो ये बात है। कहा यह जाता है कि वहाँ से भी इस तरह की कोई सूरत हाल कही गई है, मौलाना को गो हेड दिया गया कि आप जाएं और अपना काम करें। अच्छा, इसके अंदर एक और जो बात है वो बड़ी वैलिड है, मुझे भी समझ में आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके लिए ये पूरे मुल्क में एक तासुर है, ख़ुद हुकूमत के अंदर भी ये तासुर है कि ये बुनियादी तौर पे ये एक सिविलियन हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की GHQ की हुकूमत है। सारे मामलात वहीं से होते हैं डील। अगर फ़र्ज़ करें आपके हाल ही में जब इमरान खान साहब ने जनरल असम्बली में तकरीर की और DG ISPR ने जब उस तकरीर की तारीफ़ की तो ज़ाहिर बात है कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातें थी, उन्होंने जो अपना रद्द-ए-अमल था वो भी बिल्कुल महदूद कर दिया और उसके ऊपर कोई बात नहीं की। ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझें कि ये तासुर बिल्कुल दिया जाता है कि सारी हुकूमत वहीं से चलाई जा रही है। अब जी ये तासुर जब पूरे मुल्क में आम हो और आपकी खारजा पॉलिसी भी बिल्कुल नाकाम हो जाए, आपकी माशी पॉलिसियाँ नाकाम हो जाएं, आम लोग परेशान हों,
تو خود آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بھی ایک آواز ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ ساری بدنامی ہمارے کھاتے جا رہی ہے اور سویلین حکومت کر کچھ نہیں پا رہی. ایک تو یہ. دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات بالکل آئی تھی کہ بھائی اس دھرنے کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. جس پر مولانا نے وضاحتیں بھی کی، بہرحال جو بھی کیا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف تحفظ ختم نبوت کی جو چندے کی پرچیاں بھی سامنے آئی، ساری چیزیں ہوئیں. اب ایشو یہاں یہ ہے کہ مولانا کی جو جماعت ہے اس کا جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ ایک عام سیاسی جماعت جیسا نہیں ہے. اس کو کیونکہ ایک مخصوص قسم کا پولیٹیکل آؤٹ لک ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک معتدل نہیں لیکن ہارڈ لائنر زیادہ ہوتا ہے. مولانا کا ورکر مرنے مارنے کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب جب مولانا نے پریس کانفرنس میں کا یہ کہنا کہ یہ حکومت تنکے کی طرح بہہ جائے گی، ملک میدان جنگ بن جائے گا، تو اس کا مقصد انہوں نے نہ صرف اپنی جماعت کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، بلکہ حکومت اور جو دیگر فورسز ہیں آپ کی ان کو بھی کہا ہے کہ ہم اس جو ہے وہ نیریٹو پر آ رہے ہیں. یعنی وہ اس طرح کے بیان سے تو ایک خانہ جنگی کی کیفیت کا کو تاثر مل رہا ہے، تو اس طرف جائیں گے شاید. یہی کریں نا. اچھا اب جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. حکومت نے بھی جو رویہ اختیار کیا ہے وہ اس میں بھی مولانا جیسے ہی ہارڈ لائننگ ہے نا، وہ اسی طرح ہی رہے ہیں. جو وفاقی وزراء کے بیانات آئے ہیں اس میں سے ہمیں کہیں سے بھی لچک نظر نہیں آتی. حالانکہ حکومت کا موقف تو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ وہ لچک پیدا کرتی، وہ کوئی کمیٹی بنا. صاحب تب حکومت کا موقف بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہ حکومت ہو نا. یہ وزراء کوئی یہ لچک والے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. آپ نے ہی کہا تھا ہمارے ایک پروگرام میں کہ پی ٹی آئی اور تہذیب یہ دو الگ الگ چیزیں. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ان سے آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ یہ لچک کا مظاہرہ دکھائیں گے کوئی مذاکرات کے لیے یا نرم کوئی بیان بازی؟ یہ تو ابھی بھی قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح یہ اپوزیشن میں ہو. یہ تو کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار. ڈیفینیٹلی بالکل یہی ایشو ہے نا. تو اچھا اب یہ تو ایک ہو گئی بات. اب آتے ہیں دوسری سائڈ پہ. ابھی چند دن پہلے آرمی چیف سے جو ملک کے جو بڑے تاجر ہیں ان کی 2 دن ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ان سے خطاب کیا ہے. اس کے بعد ساری باتیں ان کی سنی. انہوں نے آرمی چیف صاحب نے ان کو بھیجا ساروں کو وزیر اعظم کے پاس، وہاں بھی بات ہوئی. اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ایک میاں منشا ہیں جنہیں میاں نواز شریف کا فرنٹ مین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سارے معاملات ان کے وہ بھی دیکھتے رہے ہیں اور پاکستان کے وہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں. وہ بھی ادھر تھے، عمران خان صاحب کے پاس بھی تھے، ادھر بھی تھے آرمی چیف صاحب کے پاس. اچھا اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض بھی تھے. ملک ریاض بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال یہ رہی ہے. اس میں آرمی چیف نے واضح طور پر ان سب کو کہا ہے کہ جو ماضی میں ہوا یا آپ جن کے ساتھ تھے اس کو بھول جائیں، آگے چلنا ہے اور یہ کرنا ہے. آج میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروگرام اس پہ ایک الگ ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی حکومت نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں جو پیراڈائم شفٹ ہے بہت بڑا پاکستان میں. وہ یہ کہ پاکستان اب جو ہے وہ امریکہ کے بلاک سے نکل کر چائنا کی طرف جا رہا ہے، چائنا اور روس کی طرف. اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی جب عمران خان صاحب گئے تھے سعودی عرب تو انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں جو سعودی جو شہزادے ہیں، جو ڈیفیکٹو کنگ ہیں، انہوں نے انکار کر دیا تھا، خصوصاً کشمیر کے ایشو پر کوئی مدد کرنے سے. اب یہ ایک نیکسس ہے امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، ان کا. پاکستان کو اس میں کچھ بھی نہیں مل رہا. پاکستان نے امریکہ کی وجہ سے بہت بڑے جو ہیں وہ نقصانات کھائے ہیں. پاکستان کے عوام کے اندر کبھی بھی امریکہ کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ سافٹ کارنر نہیں. ابھی جو ہمارے حالات ہیں ملک کے جو بھی یہ امریکہ کے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1960 اور 50 کے دہائی کی. اس میں جب ہم نے معاہدے کیے تھے امریکہ کے ساتھ، دوستی رکھی تھی، فوجی معاہدے ہوئے تھے، ان کے سینیٹرز نے جو ہے وہ جو ان کا اپر ہاؤس ہے وہاں ان کی کمیٹیز میں کہا تھا کہ پاکستان اگر ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو پاکستان کو اس میں 7 روپے اور ملانے پڑتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ 7 روپے عوام کی جیبوں سے نکلتے ہیں. اچھا جب آپ ان سے جو بھی معاہدے کرتے ہیں، جو بھی ہتھیار لیتے ہیں، جو بھی ٹینک لیتے ہیں، ان کی
मरम्मत का काम भी अमेरिकन आके करते हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसमें हमें कभी भी वारा नहीं खाता। अब आपके पास एक ही रहा है, क्योंकि सी पैक जो है वो बिल्कुल पीछे जा चुका था। चाइना ने आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप या हमारे साथ रहें या न रहें, एक बात करें। अब इस सारी सूरत हाल में जब आप दूसरी तरफ दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं तो मेरा ख्याल ये फैसला बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसमें हमें चैलेंजेस बहुत हैं। अमेरिका की जो जड़ें हैं यहाँ पर आपकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, आपके पॉलिटिशियन के अंदर हैं। तो ये एक दो तरफा जो झगड़ा है, एक अंदर का है, एक बाहर का है। आप इसको ये समझें कि ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में होने जा रही हैं। इमरान खान का इशू ये है कि ब्यूरोक्रेसी उसके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरान खान के नाम पर कलमे पढ़ने वाले हमारे जो एंकर हजरात हैं, अब वो भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। मकसद ये कि वो कहते हैं ना कि जब तूफ़ान आता है तो चूहे पहले जहाज़ से भागते हैं। तो इस तरह की जो सूरत हाल होने जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आर्मी चीफ की कमांड में आपका इदारा मुकम्मल चलता है, वो इनके साथ खड़े हैं। तो इसमें से कुछ उम्मीद हमें नज़र आती है। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि ये फाइनल झगड़ा होने जा रहा है। मौलाना जिस एग्रेसिव तरीके से जा रहे हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना, अब मैं आ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग आपकी बात चल रही है। मैं एक जो समझना चाह रहा हूँ कि मौलाना के मौक़िफ़ को, अगर जो मौलाना का नैरेटिव रहा है अभी तक पीटीआई हुकूमत के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, जो साल सवा से मौलाना का नैरेटिव रहा है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट, पूरी इस्टेब्लिशमेंट न सही लेकिन एक सेक्शन ही सही या दो सेक्शन फ़र्ज़ करें वो मौलाना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि मौलाना के नैरेटिव को आखिरकार उन्होंने तस्लीम ही कर लिया है। नहीं, तस्लीम करने की बात नहीं है। यहाँ हर किसी के सर्वाइवल का इशू है। उनके पास 1 महीना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद ये इदारा है जिसके अंदर बहुत सारे मामला हैं। इस आर्मी के अंदर लेग पुलिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुश्मनियाँ भी होती हैं, लेकिन एक नज़्म व ज़ब्त के दरमियान वो चलता है, ठीक है ना। ये एक मानने वाली बात है। इतने सियासी इदारे आपके नहीं हैं मजबूत ना। तो इस सारी सूरत हाल में मौलाना के पास यही 1 महीना है। आप अंदाज़ा करें ना, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बात की कि मौलाना को जब वो अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें चाह रही थी कि वो नवंबर में जाएं, लेकिन उन्होंने फैसला किया नहीं, 27 अक्टूबर को ही जाना है। तो 1 महीना है। अब इस सारी सूरत हाल में ये एक बहुत बड़ी जुआ करने जा रहे हैं। अब इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं कि मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मौलाना के इस धरने की अखलाकी हिमायत तो करेंगे लेकिन शिद्दत के साथ शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ मुकम्मल इनके हामी हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत हर सूरत जाए। अब इशू ये है कि वो दोनों जेल में हैं। वो कहते हैं ना कि भाई पगड़ी तो उतर गई, अब तो डट के लड़ेंगे। इन दोनों के साथ यही कंडीशन है, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ। लेकिन बिलावल साहब के पास और मियाँ शहबाज शरीफ के पास एक अलग नैरेटिव है। वो चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल न हो कि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ खुद आकर बैठ जाए और ये जो सिस्टम थोड़ा बहुत है अगर वो भी लिपट जाएगा फिर आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर क्या होगा। तो ये जो खौफ है ना दोनों तरफ, क्योंकि उधर खौफ नहीं है जरदारी साहब की तरफ। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे साथ जो आपने ज्यादतियाँ की बकौल उनके, वो आप हमसे माफ़ी तलाफी करेंगे तो होगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये जो थोड़ा बहुत जो जैसा भी सिस्टम है किसी भी सूरत में अगर ये भी गया तो फिर हम किसके साथ बात करेंगे। तो ये जो खौफ है, अब मौलाना को कोई खौफ नहीं है। मौलाना आ रहे हैं, मौलाना से आप मुमकिन है उन्होंने प्लान A, B, C जो भी बनाया हो, लेकिन उसमें मरने मारने के सिवा हमें कोई बात नज़र नहीं आती। और ये बात जो है वो मुल्क को मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा नुकसान इस सेंस में दे सकती है कि अगर कोई मारा मारी हो गई और दरमियान में किसी और फोर्सेस ने आके कुछ लोगों को फायरिंग कर दी या कुछ लोग मारे गए तो ये खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बात, मैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, सिंध हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट करेगी, इनके सारे लोगों को कहीं नहीं रोकेगी, वो सारे इधर आएंगे। बिल्कुल। पंजाब हुकूमत रोकेगी कि तो फटा होगा, पख्तूनख्वा ने वैसे ही अनाउंसमेंट कर दी, वहाँ फटा होगा, बलूचिस्तान में भी फटा होगा।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جب تک لوگ اسلام آباد پہنچے تب تک تو یہ تو ہر جگہ جو ہے وہ کیفیت ہو جائے گی. آپ کے پاس دیکھیں نا پاکستان کی فوج ہو پولیس ہو اپنے لوگوں پر تو گولی نہیں چلائے گی نا. ظاہر ہے آپ کو سیاسی اس کا حل نکالنا پڑے گا. سیاسی حل تو یہ ہے کہ مولانا کہتے ہیں مائنس عمران خان بات کریں, جو ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ درمیان میں یا تو خود آرمی چیف مداخلت کریں, مولانا کو بلائیں, کہیں کہ بھائی کیا نکالنا ہے, تو ممکن ہے. باقی مجھے نظر نہیں آ رہی ایٹ پریزنٹ اس وقت تک دوسرے. چلیں, بہت شکریہ کھٹی صاحب. ویورز, کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی. صورتحال واقعی ایک پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. پنجاب حکومت واقعی روکے گی کہ پی کا حکومت بھی روکے گی کارکنوں کو. بلوچستان میں بھی حکومت جو ہے پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی ہے تو وہاں پہ بھی روکا جائے گا. سندھ حکومت تعاون کرے گی. سندھ حکومت تعاون جتنا بھی کرے لیکن وہ بھی پنجاب بارڈر تک. پنجاب میں داخل ہونے کے بعد تو پنجاب حکومت کی مرضی ہوگی کہ آگے اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے, اور نتیجہ پھر کیا ہوگا وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ دھرنے سے پہلے ہی مسائل حل ہو جائیں. حکومت ہو سکتا ہے ریزائن کرے یا بیچ میں کوئی طاقتیں آئیں, مذاکرات کریں مولانا کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, کوئی درمیان میں سے کوئی سولوشن نکالیں. اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.